बनाई तो कुछ गलती वगैरह है क्या, सोच समझ के? बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। कोई एरर दिख रहा है किसी को क्या? क्यों नहीं होगा बेटा? एक बात समझो, यहां पे आपको ये बताया गया कि अंटिल जिस क्लॉज में आएगा उसी क्लॉज में ये सारा कंडीशन लगाएगा। अगर आप गौर से लिखने की कोशिश करेंगे तो यहां क्लॉज चेंज हो गया। एक क्लॉज ये है, ठीक है, और कॉमा के बाद दूसरा क्लॉज ये है। तो कभी भी अंटिल अपने क्लॉज में कंडीशन लगाएगा, दूसरे क्लॉज में कोई भी कंडीशन नहीं लग सकता है, क्योंकि उसका अपना सब्जेक्ट है, उसका अपना रूल है। बात समझ में आ रहा है? तो आप ये देखिए कि एक क्लॉज, यहां से क्लॉज चेंज हो गया ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर ही सब काम होगा। तो इधर तो ना तो निगेटिव है ना फ्यूचर है। देखो बेटा एक बात समझो, अंटिल और एक अनलेस होता है, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस याद रखना। अंटिल जो होता है टाइम फोकस्ड होता है ज्यादा। अगर टाइम से रिलेटेड बात करना होगा तो वहां पे किसका प्रीफर करेंगे? अंटिल। लेकिन अगर एक्शन से रिलेटेड बात करनी हो, एक्शन फोकस्ड की बात करते हैं, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? अनलेस का यूज करेंगे। यदि नहीं, अब आप बताइए कि यहां पे टाइम फोकस्ड है या एक्शन फोकस्ड है? अगर सही से समझा जाए तो आप गौर से देखिए क्या लिखा हुआ, अंटिल यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट गेट सक्सेस। मतलब यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। अरे टाइम फोकस नहीं हो रहा है, क्या फोकस हो रहा है? एक्शन फोकस हो रहा है। और एक्शन फोकस हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम अंटिल की जगह पे क्या यूज करेंगे? अनलेस का यूज करेंगे। ये याद रखिएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट गेट सक्सेस। यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, सुनो ना इधर, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते या जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते, क्या करना चाह रहे हैं? टाइम पे फोकस कर रहे हैं या एक्शन पे फोकस कर रहे हैं? तो एक्शन फोकस के लिए किसका यूज करते हैं? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बेसिक पॉइंट था जो बेसिकली आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये आपको एक्सपीरियंस या बहुत अच्छे अच्छे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के जब अच्छे बुक्स को जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये चीजें बारीकी आपको मिलेंगी। तो वहां से ये चीजें मैंने आपके लिए निकाल के लाया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको लिख लीजिए जल्दी। तो आपको जानी जानी सी लग रही होंगी, जैसा कि हमने अंटिल में कुछ ऐसा चीज पढ़ा था। ठीक है, अब यहां पे गौर ये करना है ना कि अंटिल और अनलेस में डिफरेंस क्या है। अंटिल को अभी भी मैंने बताया था कि अंटिल क्या होता है बेटा? टाइम फोकस्ड होता है, और अनलेस टाइम फोकस्ड नहीं होता है। यदि नहीं में कहा टाइम दिखा रहा है, जब तक कि नहीं तो ये दिखा रहा था जब तक तुम आओगे नहीं तब तक हम खाएंगे नहीं, वहां टाइम फोकस था। लेकिन यहां पे टाइम फोकस नहीं है, इसलिए अनलेस का हिंदी मीनिंग क्या है? यदि नहीं। कंडीशनल वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, टाइम फोकस्ड नहीं है, मतलब इस पे टाइम का कोई खेल नहीं है। और यही बात यहां समझ आ गया कि जब टाइम का खेल नहीं है तो अनलेस कभी भी प्रेपोजिशन की तरह यूज नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। क्या बोला गया? अनलेस का यूज कभी भी प्रेपोजिशन की तरह नहीं करेंगे। अच्छा, प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, पढ़े हैं ऐसा? तो प्रेपोजिशन की तरह यूज नहीं होगा तो अनलेस के बाद कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। कभी यहां पे क्या लिख दिए, ये प्रेपोजिशन नहीं होगा बेटा, यहां प्लेस होगा। ठीक है, तो बात ये समझ आई कि ना तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ना तो कोई प्लेस आएगा, ना ही कोई टाइम आएगा। मतलब अनलेस के बाद कभी सिंगल वर्ड या फ्रेज नहीं आ सकता है। क्या बोला मैंने? अनलेस के बाद कोई सिंगल वर्ड या फ्रेज नहीं आएगा। जब भी अनलेस के बाद रहना चाहिए तो एक क्लॉज रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बेटा? क्लॉज किससे मिलकर बनाता है? कम से कम सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बात समझ आ गया? ठीक है, सेम बात यहां पे था कि अनलेस अपने आप में एक कंडीशनल वर्ड है,
तो कंडीशन होने की वजह से क्या नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट कि कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं लग सकता है, प्रेजेंट और पास्ट में लगा सकते हैं। दैट्स वाई अनलेस के बाद वाला जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट और पास्ट तो हो सकता है, फ्यूचर नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अनलेस नेगेटिव वर्ड है बेटा, तो नेगेटिव वर्ड की वजह से ये ऑलवेज किस में होगा, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। बात समझ आ गया, क्लियर हो गया। पहले कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, पहले नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया, यहां तक लिख लिए, समझ गए। एक क्वेश्चन लिखिए, कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं, तरह लिखिए फटाफट। अनलेस यू डोंट गो देयर, अनलेस यू डोंट गो देयर, comma, she will not talk to you. Unless you don't go there, she will not talk to you. आप दिमाग लगाइए, एरर बताइए। क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं। She will not talk to you. गलती बताओ बेटा, क्या होगा इसमें? हाँ, पहले तो हम बार बार कह रहे हैं कि क्लॉज को समझने की कोशिश कीजिए। अनलेस जब भी कंडीशन लगाएगा अपने क्लॉज में लगाएगा, दूसरे क्लॉज में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब यहां आपको भले बीच में दिख रहा है अनलेस वाला क्लॉज कौन है, देखो बेटा अनलेस का क्लॉज ये है, ठीक है। अगर हम इसको उठा के पहले रख देते तो बाद में सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब बच रहा है, तो इस वाले वर्ब पे कोई भी कंडीशन नहीं लग रहा है। बात समझ आ रहा है? तो अब जरा गौर से सेंटेंस को देखो। अनलेस का क्लॉज अगर हम इसमें डिटरमिन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो अनलेस का क्लॉज कहां से कहां तक है, बस यहीं तक है। तो अब अनलेस का जो भी फंडा है भैया, आपका कंडीशन आपके घर में चलेगा, दूसरे के घर में नहीं चलेगा। तो इसका घर यही कॉमा से पहले तक है, फिर दूसरा का घर है, दूसरे के घर में क्या है नहीं, उससे क्या मतलब है आपको। जो भी कंडीशन अनलेस चलाएगा अपने घर में चलाएगा। तो अपने घर में अनलेस तो निगेटिव होता है बेटा, और निगेटिव होता है तो यहां से क्या हटा दें, डोंट हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो गया। अनलेस यू गो देयर शी विल नॉट टॉक टू यू, यदि तुम वहां नहीं जाते हो वह तुमसे बात नहीं करेगी। समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एरर और इंप्रूवमेंट में आते हैं सबसे ज्यादा। एरर्स में दे देगा, पास कर देगा, इंप्रूवमेंट में अंडरलाइन कर देगा, 4 ऑप्शन क्रिएट कर देगा। अब पगलाते रहिए, वहां पे लिख देगा डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, नॉट, यू, गो, वेंट, कुछ भी कर देगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर हो गया यहां तक? एक क्वेश्चन लिखिए, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखवा तो लिखिए जरा। आई कैन स्टे हियर अनलेस हिज अराइवल, आई कैन स्टे हियर अनलेस हिज अराइवल। चलिए सेंटेंस को जरा सा बनाइए, जरा सोच समझ के बनाइएगा। आंसर बताओ क्या होगा यहां पे। अंटिल क्यों आ रहा है दिमाग में ख्याल? बिल्कुल सही सर। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर गौर से आप यहां पे देखने की कोशिश करते हैं हिज अराइवल को, तो बेसिकली आपको ये समझ आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, टाइम फोकस्ड है। क्या बेटा? टाइम फोकस्ड है। और आप जानते हैं टाइम फोकस्ड होने की वजह से यहाँ पे अनलेस का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? दूसरा एक और तरीका समझो। अगर हमें टाइम फोकस नहीं समझ में आ रहा है, तो ये तो समझ आ रहा है कि अनलेस हमेशा अपने बाद क्लॉज लेता है। क्या लेता है? अब यहाँ पे सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, तो है नहीं, क्योंकि सर सब्जेक्ट तो दिख रहा है, मान लो अराइवल नाउन है। ये नाउन कैसे है अराइवल? क्योंकि पजेसिव के साथ जुड़ा है,
पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जो भी जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? बोलो ना जी, तुम लोग का स्थिति फिर खराब हो गया। माई, यावर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर के जस्ट बाद आने वाला वर्ड हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन तो है लेकिन वर्ब नहीं है, इसका मतलब क्लॉज नहीं है। तो बात समझ में आ गया, ये टाइम फोकस्ड है। कायदे से इसको दो शब्द है तो इसको हम फ्रेज कहेंगे, टाइम फ्रेज कहेंगे। फ्रेज जो क्या दिखा रहा है? टाइम दिखा रहा है। कैसे पता चल रहा है टाइम दिखा रहा है? अराइवल और डिपार्चर का समय होता है। तो अब बात यहां समझ में आ गई कि जब यहाँ पे हमारा टाइम फोकस्ड है तो टाइम फोकस के लिए अनलेस नहीं आता है। कौन आता है? अनटिल आता है। अनलेस जो है एक्शन फोकस्ड होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। तो यहाँ पे अनटिल लिखेंगे, आई कैन स्टे हियर, मैं यहाँ रुक सकता हूं जब तक कि उसका आना नहीं होता। बात समझ में आ गया? आगमन नहीं होता। चलिए लिख लीजिए। दिमाग लगा के बोलिएगा कि क्या यूज करेंगे, क्योंकि दोनों के बाद क्लॉज आता है। अरे हो ना, दोनों कंजंक्शंस होते हैं। क्या यूज करें यहाँ पे? कॉन्सेप्ट लगाओ, टाइम फोकस्ड और एक्शन फोकस्ड। अगर तुमको समझ में आ रहा है तो समझ आ जाएगा कि क्या होना चाहिए। क्या दिखा रहा हूं, टाइम फोकस्ड है या एक्शन फोकस्ड है? क्या फोकस्ड है? और टाइम फोकस के लिए क्या यूज होता है? अनटिल। बिल्कुल सही सर। आपको लग रहा होगा एक्शन, लेकिन बेसिकली फोकस किस पे जा रहा है? टाइम पे। आई विल स्टे हियर, मैं यहां रुकूंगा जब तक कि वह नहीं आ जाता। उसके आने के समय तक मैं यहां रुकूंगा। तो जब टाइम फोकस्ड हो गया, ही अराइव्स भले ही क्लॉज है लेकिन ये फोकस क्या दिखा रहा है? टाइम फोकस्ड हो गया। और टाइम फोकस्ड होने की वजह से यहां अनटिल का यूज करेंगे, अनलेस का यूज नहीं करेंगे। अब सुनो ध्यान से, आपके किताबों में इस तरीके का डिटेल्स नहीं मिलेगा। आप जो भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वहां जब जाके देखेंगे तो बड़ा कम ही किताब ऐसे हैं। जब बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स का बुक पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये बारीकियों को कहीं दिया रहता है किसी कोने में, जिसको हम और आप स्किप कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो ये चीजें खासा ख्याल रखिएगा, एग्जामिनेशन में फंसने और फंसाने का खेल यहां से हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए जरा। unless something unexpected unless something unexpected happens comma I will see you tomorrow, I will see you tomorrow, I will see you tomorrow। ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा गया बेटा? unless something unexpected happens I will see you tomorrow। एरर बताइए। एरर बताइए। अनटिल होगा, क्यों होगा? तो इधर से तो मतलब ही नहीं, आई विल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलता हूं, कल मिलूंगा सर। अनलेस समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, टाइम फोकस नहीं है। क्या है यहाँ पे? एक्शन फोकस्ड है। अगर ध्यान से देखो, यदि कुछ भी अनहोनी नहीं घटता है मैं तुमसे क्या करता हूं? कल मिलता हूं। मतलब कुछ होने की बात की जा रही है। टाइम फोकस तो कभी भी हो सकता है। बात किस पे फोकस है? देखो भाव, सो जाओ, हम समझ रहे हैं कि आज रात, कल रात जो घटना हुआ तुमको टेंशन हो गया है,
लेकिन अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा तो कल मिलेंगे, अगर होगा तो फिर हमको फोन करना, हम आ जाएंगे। तो यहां पे ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस अपने आप में टोटली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा, यहां अनलेस का यूज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब अगला जो हमारा कंजंक्शन आ रहा है, बड़ा प्यारा सा कंजंक्शन है, नन्ना मुन्ना छोटा सा प्यारा सा कंजंक्शन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ऊपर वाला लिख लिया हो ना सारा, चलो ठीक। अब देखो क्या है, समझते हैं। बात आती है टिल की, किसकी बात आती है बाबा, टिल की बात आती है। तो फिर से मन में ख्याल आएगा कि क्या क्या होगा। देखो एक टिल की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें मैं फोकस कर देता हूं। सबसे पहले ये कंडीशनल होगा। कंडीशनल कहते ही समझ जाना इसका यूज कंजंक्शन की तरह किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा, लिखो नहीं समझो। दूसरा मैंने कहा ये टाइम फोकस्ड है। टाइम फोकस्ड कहते ही समझ जाना ऐसे किया जाएगा प्रेपोजिशन की तरह, जहां भी लिखा है। और तीसरा, अगर हम कहें कि ये नेगेटिव वर्ड है तो यहां पे इस बात को याद रखिएगा कि ये नेगेटिव वर्ड नहीं है। क्लियर है, इसको लिखिए जरा। ठीक है। अब आपके सामने ये चीजें समझ आ रही होंगी कि टिल का एक हिंदी मीनिंग क्या निकल के आया। ध्यान से सुनिएगा, अभी लिखिए नहीं पहले। और जब तक है तो ये प्रेपोजिशन कहलाएगा। प्रेपोजिशन है इसलिए टिक है, और प्रेपोजिशन के बाद यहां पे हमेशा याद रखना टिल के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, टाइम आएगा। क्लियर हो गया। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया टिल टुमारो, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, कल तक। टिल देन का मतलब, बिल्कुल सही, दिन का मतलब तक और टिल का मतलब तक, तो इसका मतलब क्या हो गया, तब तक, तब तक। टिल 9 o'clock का मतलब 9 बजे तक। टिल द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत होने तक यानी कि शाम तक कह सकते हैं। अच्छा, टिल गांधी मैदान, सर ये एक्सप्रेशन अपने आप में रॉन्ग हो गया, क्योंकि टिल के साथ कभी भी प्लेस का यूज नहीं होता है। लोग को लगता है कि गांधी मैदान तक, तो तक के लिए टिल लगा दो। ये एग्जामिनेशन में बड़ा प्यार से पूछता है और हम प्यार से गलती करके चले आते हैं और मजा आ जाता है सर। तो ये मजा नहीं लेना है, यहाँ पे इस गांधी मैदान को कट कर देना है। बात समझ आ गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टिल द डोर, ये भी प्लेस दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं होगा। समझ आ गया। अब बात आता है वी आर ओपन टिल 9 PM, सही है या गलत है। मतलब हम लोग खुले रहते हैं, कितने बजे तक खुले रहते हैं। जैसे कोई दुकान है वो लिखा हुआ है वी आर ओपन टिल 9 o'clock, तो या 9 PM। जैसे मान लीजिए किसी का गूगल करता है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो लिखा रहेगा वी आर ओपन टिल 9 PM, 8 PM, 10 PM। ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे टिल जो है प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन है और मीनिंग क्या आ रहा है बेटा, बात समझ में आ गया, क्लियर है। लिखिए इसे, बोलो तो पहला सेंटेंस क्या लिखे हैं, कैन यू वेट,
टिल आई गेट, अच्छा हाँ, गेट होम, ठीक है। दूसरा क्या है? जस्ट वेट टिल यू सी इट, ये एमटीएस में यह शायद पूछा गया था, टिल यू सी इट। आई डिड इट टिल ही विल कम, हो गया। अब देखो सेंटेंसेस में बड़ा कमाल का लॉजिक छिपा हुआ है। कैन यू वेट आते हैं, यहां पे ये जो क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ? कैन यू वेट टिल आई गेट होम, क्या तुम इंतजार कर सकते हो जब तक कि मैं घर पहुंच जाता हूं? जब तक मैं घर पहुंच जाता हूं तब तक इंतजार कर सकते हो? तो सेंटेंस ही अपने आप में सही है, आप जवाब जो दीजिए यस और नो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? जस्ट वेट टिल यू सी इट, इंतजार करो जब तक कि तुम देखते हो, इंतजार करो, जस्ट वेट जब तक कि तुम उसे देखते हो, जब तक कि देखते हो तब तक इंतजार करो, ये भी सही है सर। आई डिड इट टिल ही विल कम, सही है सर, मैंने इसे किया उस समय तक जबकि वह आया। तो सर यहां डिड क्या दिखा रहा है? पास्ट, तो पहले तो टिल कंडीशनल, तो विल नहीं होगा, कम नहीं होगा। अब कुछ लोग क्या करेगा, कम्स लिखेगा, कुछ लोग केम लिखेगा। ये याद रखिएगा कि सिमिलर टेंस का ख्याल रखिएगा कि एक्शन हो कब रहा है। यहां आई डिड इट, मैंने इसे किया उस समय तक जब तक कि वह आया, उस समय तक जबकि वह आया। तो आया मतलब पास्ट की बात है, अभी की बात नहीं है, क्योंकि आप काम खत्म कर चुके हैं। तो काम खत्म कर चुके तो यहां भी सर कम्स का यूज नहीं करेंगे। जनरली क्या होता है ना बेटा, ये ध्यान रखना कि विल जो होता है या शैल होता है, फ्यूचर का कन्वर्जन हमेशा प्रेजेंट में होता है, ये माइंड में सेट रखिएगा। फ्यूचर को अगर चेंज करना है तो किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट टेंस में। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहां प्रेजेंट होना चाहिए था। अगर मैं यहां लिखता आई डिड, मैं इसे करता हूं, तब हम किसका यूज करते हैं? कम्स। लेकिन वो पास्ट में चला गया मामला, इसलिए यहां पे किसका यूज करना होगा? ये बारीकियों को ख्याल रखिएगा, लिख लीजिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंस का, जिसे हमें समझना होगा। पहले हम एक बेसिक बता देते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ये जो होता है हमेशा सर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, फिक्स हो जाता है एक तरीके से 99% केसेस में, याद रखिएगा। और इस अगर V2 की जगह पे कोई जो समझदार होंगे और अगर हैड प्लस V3 का यूज कर दिए, जैसे एग्जामिनेशन में यही ऑप्शन ही देता है, आज तक के पिछले 30 साल के इतिहास में आप जाके देखिए यही क्वेश्चन फिक्स आया है, तो वहां पे हैड प्लस V3 नहीं होगा। समझ रहे हैं कालीन भैया? अब आ जाइए यहां पे आते हैं। ये जो वर्ब है, इस वर्ब को भी देख लीजिए। इस वर्ब को हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। इन जनरल किस में रखते हैं बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचानते हैं? हैव या हैज प्लस V3, याद रखिएगा। यहां कभी V2 का यूज गलती से भी नहीं कीजिएगा, पाप हो जाएगा। लिखिए इसको। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारा समझाते हैं। चलिए अब समझते हैं क्या कैसे होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए हिंदी मीनिंग हमने क्या बोला, जब से ऐसा हुआ है तब से लेकर अब तक। एडवर्ब ऑफ टाइम जब पढ़ेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग आएगा तब से लेकर अब तक। तब से लेकर अब तक, ठीक है। उधर अपन बाद में जाएंगे, अभी समझो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं और उस सेंटेंस को मैं समझाता हूं। ये सेंटेंस पढ़ी तो जरा क्या लिखा गया है। Nobody has spoken to us since we came। कम नहीं है बेटा, केम है। गौर फरमाइए, यहां पे सेंस का यूज किया गया है, ठीक है, सुंदर बात है। अब थोड़ा सा गौर से देखते हैं, यहां ये पहला क्लॉज आपको दिख रहा है और इधर ये दूसरा क्लॉज दिख रहा है, बाकी तो कंजंक्शन का खेल है ही। तो आइए चाचा, बात ऐसी है, टाइमलाइन पे थोड़ा सा समझते हैं।
क्यों ऐसा हुआ आखिर? रटने से तो कोई फायदा है नहीं, जहां रटना रहता है वहां मैं बोल देता हूं, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। प्यार ठीक है, समझाने की ये जरूरत नहीं है कि सर ये जीरो का मतलब ये क्या है सर, प्रेजेंट को दिखा रहा है। इधर क्या है, ये पास्ट है चचा, इधर क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, अब ख्याल कुछ ऐसा है, ख्यालों में मियाँ की इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और इसको काफी करीब ले आते हैं। ओ ओ ओ, चलो बाबा, अब हम यूज करना है सेंस को। दो एक्शन चाहिए, कंजंक्शन है, ठीक है। कहा ये जा रहा है, हिंदी में नहीं है, जब से ऐसा हुआ तब से लेकर अब तक, मतलब जब हुआ वो कहां था, पास्ट में। जब से ऐसा हुआ है, जब से राजीव गांधी जी की हत्या हुई तब से लेकर आज तक, हमने ऐसा कहा। जब से नाथूराम ने गांधी जी को गोली मारा तब से लेकर अब तक, जब से हिटलर ने 60 लाख ज्यूज को मारा तब से लेकर जर्मनी में अब तक। ठीक है, तो अब तक का मतलब क्या कह रहा है, प्रेजेंट का बात आ रहा है या पास्ट का बात आ रहा है? पास्ट का। चौवो आदमी सब अब तक कह रहे हैं, मतलब अभी तक मतलब प्रेजेंट। तो जब से, मान लो यहां पे कोई एक्शन घटा होगा, जब से ऐसा हुआ है, क्या मतलब आपको यह भी पढ़ाया गया टेंस में कि कोई घटना जब पास्ट में होती है और उसका इफेक्ट या वो घटना अभी तक है, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे वह 10 सालों से पढ़ाता आ रहा है, ट्रांसलेट कीजिए, ही हैज बीन टीचिंग फॉर 10 years। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, वह 10 सालों से इस मकान में रहता आ रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। या फिर लिखते हैं ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी करते हैं। वह जा चुकी है तो हम रो रहे हैं, इफेक्ट शी हैज गॉन। तो बात यह हुआ इसी वजह से कि कोई एक्शन हुआ था और उस समय से लेकर अब तक की जब बात की गई है, तो उसके लिए कंजंक्शन क्या यूज हुआ, सेंस। तो जो घटना पहले हुई थी और अभी तक है, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। टेंस का ये नियम है। और घटना जो हुआ था वो अभी हुआ या पहले हुआ, पहले हुआ। पहले का मतलब पास्ट में। अब फिर 2-3 घटना नहीं हुआ पास्ट में, एक ही घटना हुआ। तो दुनिया में जब पास्ट में एक ही घटना हुआ हो, हम दूसरे से नहीं तुलना करते हैं, तो चाहे वो 10 सेकंड पहले हो, 10 साल पहले हो, 10 लाख साल पहले हो, 10 करोड़ साल पहले हो, वो अगर एक घटना है तो हमेशा सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बस समझ में आ रहा है? देयर वाज अ किंग। अब ये किंग कब हम बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 200 AD की बात कर रहे हैं या BC की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, 200 BC की बात कर रहे हैं, तो बहुत पीछे चले गए सर। तो ये बात समझ में रखना है। इसी वजह से जो यहां पे एक्शन है सेंस के बाद उसके साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा, V2 का यूज करते हैं। और इस पूरे पैटर्न की अगर बात करें, इस पूरे पैटर्न की बात करें, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैव या हैज प्लस V3। और यही रीजन है इस स्ट्रक्चर के बनने का। अब आओ सेंटेंस पे ध्यान से देखो, नोबडी हैज स्पोकन टू अस सिंस वी केम। इसको ऐसे समझो, जब से हम लोग आए हैं तब से लेकर अब तक, जब से हम लोग आए हैं, आने का घटना पास्ट, तो पास्ट है तो क्या यूज किए, V2। और तब से लेकर अब तक किसी ने भी हमसे नहीं बात किया, किसी ने भी हमसे नहीं बोला, तो नोबडी, किसी ने भी नहीं बोला, हैज स्पोकन टू अस, हमसे, जब से हम लोग आए हैं। तो आने का घटना पास्ट था और अभी तक कोनो बात नहीं किया हो, आइए आधा घंटा हो गया भाई, अभी तक कोनो नहीं बतिया है हमारा से, यानी अब प्रभाव अभी है। तो जहां पास्ट का प्रभाव प्रेजेंट में है वहां परफेक्ट टेंस आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और घटना पास्ट में हुआ, दैट्स व्हाई वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। गॉट मी पॉइंट? यही वजह था इस स्ट्रक्चर को बनने का। क्लियर हो गया? अब यहां से बात एक और ऐड आती है कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ जरूरत पड़ने पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं, जिसको चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ, आई वोंट हियर सिंस आई लीव कॉलेज। अब हमें इसमें एरर खोजना है। एरर दिख रहा है क्या,
सिंस के पहले क्या यूज किया गया, V2, जो कि अपने आप में क्या है बेटा, रॉन्ग हो गया। क्या लिखे, आई हैव वर्कड, या फिर और भी कुछ लिख सकते हैं, आई हैव बिन वर्किंग। इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिखो, दोनों करेक्ट है। आई हैव वर्कड या आई हैव बिन वर्किंग हियर सिंस आई। अब यहां गलती देखो, सिंस के बाद V2 चाहिए, तो लीव की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट का यूज करेंगे। लेफ्ट, क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस शी पास्ड दैट एग्जामिनेशन। सही है गलत है? चलिए, शी हैज बीन वर्किंग हियर, यहां काम करते आ रही है जब से उसने उस एग्जामिनेशन को पास किया। V2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो क्या लिखा है, नोबडी हैज बीन सीइंग हर सिंस वी केम। सही है या गलत है? गलती है। गलती क्या है कि आपके सामने जो एक वर्ब है सी, ये जो होता है सेंस वर्ब होता है। 5 तरह के सेंस होते हैं हमारे, सी, टच, स्मेल, हियर, आता है ना, ये सारे के सारे जो हमारे सेंस वर्ब्स होते हैं। जब मैं किसी को कहता हूं कि मैं देखता हूं, आई सी, मैं देख रहा हूं, तो भी क्या बोलते हैं, आई सी। वहां पे आप ऐसा नहीं बोलेंगे आई एम सीइंग, इसको ऐसे समझो। ये जो सेंस वर्ब होते हैं, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, ठीक है, ये बेसिकली नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं। क्या मैंने बोला, कैसे वर्ब्स होते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब, नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब उसको कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता है। उसे कभी भी किस टेंस में यूज नहीं किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहां पे इस चीज को थोड़ा सा चेंज करेंगे, और नोबडी सिंगुलर होता है हैज, और इसके साथ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, हैज सीन हर, किसी ने भी उसे नहीं देखा उस समय से लेकर अब तक जब हम लोग आए, जब से हम लोग आए हैं उस समय से अब तक किसी ने भी उसे नहीं देखा। अच्छा, आगे V2 का यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। आगे मेनी इयर्स पास सिंस नेहरू डाइड। सही है गलत है? बहुत साल गुजर गए हैं, नेहरू जी की जब से मृत्यु हुई उस समय से लेकर अब तक बहुत साल गुजर चुके हैं, मतलब अभी भी बात की जा रही है कि अभी भी जो साल गुजर गए। तो पास की जगह पे क्या यूज करेंगे, हैव। अच्छा, हैज क्यों नहीं होगा, हम मेनी ईयर्स है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल का यूज करेंगे। बाकी सेंस के बाद नेहरू डाइड V2 है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। कोई दिक्कत है तो पूछिए। क्लियर हो गया यहां तक? चलो आ जाओ। अब सिंस को एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में देखते हैं कि सिंस ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, सिंस एडवर्ब ऑफ टाइम, दो स्ट्रक्चर यहां पे निकल के आता है बेटा, याद रखिएगा। सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, लास्ट में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, लास्ट में रहेगा सेंस और फिर फुल स्टॉप। यही दो स्ट्रक्चर्स आपके काम आएंगे। जब भी सेंस को यूज एडवर्ब की तरह करेंगे तो या तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा बेटा, या तो सेंटेंस के कहां आएगा, एंड में आएगा, लास्ट में आएगा। और हिंदी मीनिंग मैंने बताया था, तब से लेकर अब तक। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा nobody has come since nobody has come। इस दोनों सेंटेंस में गलती खोजिए, है कि नहीं है ये बताइए। इसमें कोई गलती है? सर कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, टोटली करेक्ट है, मीनिंगफुल है ना। देखो ना, कोई भी नहीं आया है तब से लेकर अब तक, तो अब तक जैसे ही आया तो वहां तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा ना जी। उस समय से लेकर, तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया, यानी तब से लेकर अब तक को या तो आप लास्ट में रख रहे हैं या फिर कहां रख रहे हैं, पहले रख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन एग्जामिनेशन में तहलका मचा देता है।
लोग को समझ नहीं आता क्योंकि लोग ने आज तक सेंस को या तो प्रेपोजिशन की तरह देखा, सेंस मंडे, सेंस 1985 ऐसा पढ़ा है, हमने आपने सबने पढ़ा, या फिर सेंस को कुछ लोगों ने कंजंक्शन की तरह देखा, एडवर्ब के रूप में सोचे नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि जब मैं कंजंक्शन स्टार्ट करूंगा, प्रोनाउन जब मैंने पढ़ाया था, एडजेक्टिव, तो बहुत सारे चैप्टर्स में मिला के पढ़ाता हूं। अब मैं सेंस को आपको एडवर्ब में नहीं पढ़ाने जाऊंगा, जबकि वहां भी पढ़ाना चाहिए, तो फिर दोबारा क्यों पढ़ना। तो पूरे सिलेबस का जो कॉमन चीज है हर चैप्टर का ना, मैंने वैसे सिलेबस डिजाइन किया है। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेंस का एक स्पेशल यूज बताते हैं, अभी लिखिए जल्दी। एक स्पेशल यूज आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक स्ट्रक्चर बनता है, इट इज। अच्छा इट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो क्या बोलोगे? भाई सिंपल सा बात है, प्रोनाउन होता है रे भाई, इसमें इतना क्या सोचना कि इट क्या होता है। इट क्या होता है? प्रोनाउन होता है। सिंपल सा बात है, प्रोनाउन है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इट, उसके बाद मान लीजिए इसको थोड़ा सा आगे ले चलो, ठीक है, और मैंने क्या बोला? इट प्लस इज प्लस, उसके बाद होगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद रहेगा सेंस, फिर रहेगा सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, आगे कुछ और हो सकता है या फुल स्टॉप हो। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे है समझते हैं। स्ट्रक्चर तो सर लिखा ही दे रहे, रट भी लेंगे एग्जामिनेशन में, क्वेश्चंस भी बन जाएगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते हो जब एक चीज समझ जाते हैं ना तो फिर भूल भी जाएंगे तो चीजें नहीं काम चल जाती है, दिमाग में आ जाता है, माइंड रिपीट कर लेता है और रिकॉल कर लेता है उन सारी चीजों को। अब गौर से देखो, लिखा हुआ इट इज प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्लस सेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। अच्छा ये सेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 तो आपको वही से आया जो पीछे चल रहा था, याद आ रहा है स्ट्रक्चर? ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल के तौर पे, इट इज 4 years, 4 साल हैं, 4 साल हो गए हैं। इट इज 4 years का मतलब 4 साल हो गए हैं। सिंस आई लास्ट saw her, लास्ट को ब्रैकेट में भी डाल सकते हो। इट इज 4 years since I saw her, 4 साल हो गए हैं जब से उसे मैंने देखा। अगर पिछली बार जब देखा था तब से लेकर आज तक कितने साल हो गए हैं? यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, इट हैज बीन 4 years, जो पहले हमने पढ़ा था, इट हैज बीन 4 years, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूज है कि थोड़ा सा कम यूज में, इट इज 4 years, इट इज 4 years, 4 साल है भाई। सिंस आई लास्ट सॉ हर, जब से उसे देखा तब से लेकर अब तक 4 साल बीत गए, अंतिम बार देखा लास्ट में लगा दिया। तो ये उसी स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, इस कारण से इधर हमने इज का यूज किया प्रेजेंट को लेके, और इधर V2 का यूज किया क्योंकि पास्ट का कोई एक फिक्स पॉइंट दिखा दे रहा है, इस वजह से सिंपल पास्ट का यूज किया गया, और बीच में यहाँ पे किसका यूज किया गया है? सेंस का यूज किया गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रक्चर, अब इसके जगह पे और क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो इसी का मीनिंग देगा, लेकिन अलग स्टैंडर्ड लेवल, अलग लैंग्वेज, इंग्लिश में अलग तरीका, वो भी बताएंगे, पहले से लिखो। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जो अंतराल को देखा है कार्डिनल के साथ, 4 months, 4 years, 2 weeks, ऐसा करके लिखो। इस दोनों सेंटेंस को अगर देखिए तो क्या मीनिंग लेके आ रहा है, लिखिए भी और फिर उसके बाद समझिए कि क्या मीनिंग लेके आ रहा है।
क्या जो ऊपर वाला ब्लू में लिखा गया वैसा मीनिंग लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है? क्या ये तीनों सेंटेंस एक जैसे है या नहीं है? अगर मीनिंग की बात करोगे तो एक ही सेंटेंस को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं, एक ही वाक्य को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज 4 years since I last saw her, 4 साल हो गए पिछली बार जब तुम्हें मैंने देखा था। जब से मतलब तब से लेकर अब तक 4 साल हो गए। आई लास्ट सॉ हर, पिछली बार मैंने उसे देखा 4 साल पहले, मतलब 4 साल पहले देखा, 4 साल हो गए, कहना तो यही चाह रहे। आई हैव नॉट सीन हर फॉर 4 years, 4 सालों से मैंने उसे नहीं देखा है, मतलब पिछली बार कब देखा था? 4 साल पहले। तो सर दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप कैसे भी कहिए तरीका वही है, सेंस वही है, तरीका बदल रहा है, मीनिंग और सेंस क्या है? सेम है। अब आप देखो क्या है ना, लैंग्वेज क्या कहता है ना, लैंग्वेज कहता है कि मुझे आप कैसे यूज करो, बस समझा दो, जो आप कहना चाह रहे हो उसको थोड़ा सा समझा दो, मीनिंगफुल हो, और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अगर फॉलो कर देते हो तो क्या तरीका है उससे मतलब नहीं। अब कहना एक ही चीज था कि 4 साल पहले देखे थे, अब देख लो 3 तरीके से कह दिया हमने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा तरीका आपको समझ आ रहा है, कौन सा तरीका से आप यूज टू हैं, वही तरीका आप जनरली अपनाते हैं। और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूज इसमें से जो है फर्स्ट है, फिर सेकंड है, थर्ड तो रेगुलर यूज है। क्लियर हो गया? चलिए यहां तक हो गया ना, आगे बढ़े। यहां किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए सिंस यहां पे खत्म होता है। अब सिंस के बाद सिंस से ही रिलेटेड एक बड़ा प्यारा सा चीज होता है जिसे हम कहते हैं फॉर, ठीक है। और हम इसे यहां पे सिर्फ अभी कंजंक्शन के रूप में देखेंगे। बेसिकली ये प्रपोजिशन भी होता है, बट उधर नहीं जाना है, कंजंक्शन के रूप में देखना है। इसका हिंदी मीनिंग जानने से पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या आएगा बेटा? फॉर, फिर से सब्जेक्ट वर्ब फुल स्टॉप। मतलब बात वही हुई कि कंजंक्शन है तो क्लॉज को जोड़ रहा है। ऐसे कंडीशन में यहां जो तुमको फॉर दिख रहा है ये कंजंक्शन के रूप में, इसका मीनिंग होता है इसका कारण है कि, या फिर इसका वजह है कि, इसका कारण है कि या इसका वजह है कि। लिखो नहीं, पहले समझो ना। आपने फॉर का ये मीनिंग कभी नहीं सुना होगा। जनरली फॉर का हिंदी मीनिंग हम लोग क्या यूज करते हैं? के लिए, या फिर से, या फिर तक, बस यही मीनिंग होता है। ये सारा मीनिंग प्रपोजिशन के सेंस में होता है, याद रखिएगा। तुम्हारे लिए, फॉर यू, प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। मेरे लिए, फॉर मी, तो ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां अभी प्रपोजिशन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कंजंक्शन। और याद रखिएगा कि फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो अगर तुमसे पूछा जाए कि कंजंक्शन वाला क्लॉज कौन है, तो आप सीधा ध्यान रखिएगा कि कंजंक्शन वाले क्लॉज की बात करते हैं तो जहां से कंजंक्शन होता है वहां से लेके अगले फुल स्टॉप तक या अगले क्लॉज तक, ये हुआ कंजंक्शन वाला क्लॉज। तो फॉर क्लॉज समझ गए कहां से? फॉर क्लॉज कहां से स्टार्ट हुआ? फॉर से। आपने अनटिल अनलेस और टिल में एक चीज नोटिस किया था कि अनटिल अनलेस टिल जो है सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, लेकिन फॉर के साथ जनरल केस में ऐसा नहीं करते। लैंग्वेज में हम कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब आपके एग्जामिनेशन में अगर फॉर कंजंक्शन बन के पहला क्लॉज आएगा तो वो एरर कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? एरर। इसका मतलब यहां से एक नोट पॉइंट ये निकला कि अगर फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब है स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो इसे कभी भी ये जो है फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कभी भी स्टार्टिंग क्लॉज नहीं होगा। कभी भी स्टार्टिंग क्लॉज नहीं होगा। ये एकदम माइंड में सेट रखिएगा, कभी भी स्टार्टिंग क्लॉज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन ही है एग्जामिनेशन में, मैं डायरेक्ट उसको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। कुछ ऐसा था,
क्या था? हम्म ये है स्टब बॉर्न, BORN। इस सेंटेंस में एरर खोजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखवाए थे? हाँ, आई बिलीव्ड का स्पेलिंग सही है जी, BELIEVED, सही है ना? कई बार ऐसा होता है दिमाग में कुछ चलते रहेगा तो आप जो लिखेंगे ना उस पर आपको शक होने लगता है। आई बिलीव्ड क्या लिखवाए थे? आई बिलीव्ड हर और श्योरली। हाँ, उसके बाद he would not lie to me। एक बार मैंने 2016 या 17 में पीपल का स्पेलिंग गलत लिखा था, एक बच्चा देख के पीछे से हंस रहा है, कुछ सोच रहे होंगे गलती लिखा क्या होगा, फिर बोले सर आप गलत लिख दिए हैं पीपल का स्पेलिंग। बोले थैंक यू। बड़ा मजा आता है सर का गलती पकड़ाने पे। तीसरा बताओ क्या लिखवाया है मैंने? वी, अच्छा वी लिसन ईगरली है ना? वी लिसन ईगरली, इसलिए बोल रहे थे स्पेलिंग का ध्यान रखना कि अभी मेरा माइंड बेसिकली थोड़ा चल रहा है क्योंकि ऑपरेशन होने वाला है अगले 10 दिन के अंदर, तो उसी प्रेशर में हम कभी कभी आ जा रहे हैं। हाँ, वी लिसन ईगरली फॉर he brought news of our, हाँ प्रभु। अब यहाँ पे क्या है ना सर, हमें देखना है कि कंजंक्शन कौन है। कौन है भाई साहब? फॉर। कौन है? फॉर। कौन है सर? अब इन्हीं में से इनको समझना है। आई इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है या अपॉन, याद रखिएगा। इंसिस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ऑन या अपॉन। आई इंसिस्टेड ऑन डूइंग इट, मैंने जोर दिया था इस चीज को करने पे। हाँ, तो ये मैंने पहले भी बताया कि 99% केस में जहां ऑन आता है वहां पे क्या यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। आई इंसिस्टेड ऑन डूइंग इट फॉर आई वाज स्टबबॉर्न, मैंने जोर दिया था, बहुत ज्यादा जोर दिया था इस चीज को करने पे। इसका कारण है कि मैं क्या था? जिद्दी था। स्टबबॉर्न का मतलब जिद्दी होना। अगला देखो लिखा आई बिलीव्ड हर, मैं उस पर विश्वास करता था, मुझे उसमें विश्वास था। इसका कारण है कि श्योरली शी वुड नॉट लाई टू मी, वो मुझे क्या नहीं करती? झूठ नहीं बोलती। और अगला है वी लिसन्ड ईगरली, हम लोग उत्सुकता पूर्वक सुनते थे या सुना हमने। इसका कारण है ही ब्रॉट न्यूज ऑफ आवर फैमिलीज, इसका कारण है कि वह हमारे फैमिलीज का के बारे में न्यूज लेके आ रहा था। ये सारे सेंटेंसेस अपनी जगह सही है, बस मुद्दा क्या है कि ये जो फॉर वाला क्लॉज तुमको दिख रहा है, ये फॉर वाला जो क्लॉज दिख रहा है, इसको कभी भी फर्स्ट क्लॉज बनाने की गुस्ताखी नहीं करेंगे। लिख लीजिए। हो गया यहां तक? चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे की बात क्या है इसे समझो। कंजंक्शन का ये लेवल अभी तक था, अच्छा लेवल चल रहा था,
इससे थोड़ा सा और अच्छे लेवल में चलते हैं, पढ़ेंगे कंजंक्शंस कई बात है। एक बड़ा प्यारा सा कंजंक्शन होता है बिफोर। कौन होता है? बिफोर। हिंदी में नहीं, के पहले। हिंदी में नहीं क्या होता है? ठीक है, तो एक हेडिंग बनाते हैं बिफोर का। अब आप कुछ समझ गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। बिफोर का कितना यूज देखने वाला है? कितना? 3 है। 3 ब्लॉक्स बना दो, जनरली कितने यूज देखेंगे? 3 तरीके से। पहला जो होगा वो प्रेपोजिशन की तरह। दूसरा बताओ। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और तीसरा, बस अब आप समझदार हो गए, एडवर्ब ऑफ टाइम। आप बोलोगे यहां पे तो प्रेपोजिशन पढ़ा रहे हैं, फॉर को तो नहीं पढ़ा है, तो जिसका जहां जरूरत है वहां पढ़ा देंगे। बिफोर को हम कहीं नहीं पढ़ाने वाले हैं, ना तो हम आपको कंजंक्शन में, मतलब कि ना तो हम प्रेपोजिशन में पढ़ाएंगे ना एडवर्ब में, सारा यहीं पढ़ा देंगे। चलिए ठीक है। प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय। बेटा अगर बिफोर तुम्हारा हिंदी मीनिंग सब में लगभग ऑलमोस्ट में के पहले है, लेकिन कुछ मीनिंग बदलेगा। यहां पे समझो, यहां पे जो बिफोर आपके सामने आएगा प्रेपोजिशन वाले कॉलम में, उस कंडीशन में बिफोर के साथ कुछ चीजें हम ऐड करेंगे। पहला तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। दुनिया में ऑब्जेक्ट क्या बनता है? या तो कोई नाउन होता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है बेटा? या तो कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, वही होता है। दूसरा सर, ऑब्जेक्ट की जगह पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये भी मैंने बताया कि प्रपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आता है तो किस फॉर्म में होता है? आईएनजी फॉर्म में होता है। और बिफोर के बाद हो सकता है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, क्योंकि प्रपोजिशन है तो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। इस तीनों का यूज बिफोर के बाद बहुत प्यार मोहब्बत से किया जाता है। कर सकते भी हैं, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा, अब यहां पे ऑब्जेक्ट है बिफोर हिम, ये अभी हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। मैंने लिखा बिफोर स्पीकिंग, अभी एक्सप्रेशन है ये सारा। मैंने लिखा बिफोर 8 PM। और ऐसे कंडीशन में अलग अलग मीनिंग निकल के आएगा, अलग अलग मीनिंग निकल के आएगा। क्या मीनिंग निकल के आएगा, कैसे मीनिंग निकल के आएगा, उसे भी हम समझते हैं। जब बिफोर के साथ ऑब्जेक्ट का सेंस, अभी बस ये लिखना, लेकिन हम लोग अभी बात किसकी कर रहे हैं? प्रेपोजिशन की। तो ऐसे कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट आता है तो इसका मीनिंग हो जाता है के समक्ष। मीनिंग हम लिख सकते हैं फेस टू फेस। क्या मीनिंग लिख सकते हैं? फेस टू फेस, के समक्ष या के सामने। के समक्ष की जगह पे एक और, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? के सामने। ये दोनों मीनिंग है। और ये दोनों के लिए जब बिफोर के बाद आईएनजी आ रहा होगा या फिर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम आ रहा होगा, तो यहां पे इसका जो मीनिंग निकलता जाता है के पहले। क्या मीनिंग निकल के आता है? के पहले। ये खतरनाक चीज है सर। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये अपने आप को चेंज कर रहा है। अब यहां बिफोर हिम है तो उसके पहले या उसके समक्ष? पहले। अरे बेटा डोंट डू जस्ट सी, ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन के पहले बिफोर आया है, तो प्रोनाउन के पहले बिफोर आया तो प्रोनाउन के पहले यानी कि ऑब्जेक्ट के पहले बिफोर, तो हिंदी मीनिंग के समक्ष या के सामने। ये सब ध्यान रखिए। जो आज तेरा है कल किसी और का हो जाएगा, परसों किसी और का है। एक मूवी, कौन सा मूवी है, ऑल द बेस्ट की, पता नहीं इसमें डोंट डू जस्ट चीट, जो कल तक तेरा था वो आज मेरा है और आगे भी मेरा रहेगा। ऐसा होता है क्या? जो कल तक तेरा था वो आज इसका है, कल किसी और का रहेगा। ठीक है, इसको इधर उधर नहीं जोड़ लेना है।
हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले इतना लिखो फिर आगे चलते हैं। वाह, ये देखिए साइंटिस्ट लोग को कॉमन जेंडर हो जाएगा। बात नहीं करो। चलो लिखो। तब विष्णु मलिक चाउमीन चलेगा इस बार, पैसा ले लेना, लेकिन नहीं तब नहीं खाएंगे। तुम जब कमाना तब खिलाना ना, अभी तो कमा नहीं ना रहा है, ठीक है। या स्वेटर ऐसे नहीं, ठंडा के साथ छेड़छाड़ नहीं, बात समझ रहे हैं ना, बहुत खतरनाक चीज होता है, ठीक है। इन्हें की ठंडा को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा ठंडा के साथ। सर बिफोर राइट और लेटर यू मस्ट नो द प्रॉपर फॉर्मेट, सही है सर। यहां पे आप गौर से देखिए, बिफोर प्रपोजिशन है क्योंकि इसके बाद क्लॉज एक ही है। राइट और लेटर ये तो अपने आप में सर, अपने आप में ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो बिफोर के बाद आने वाला वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म होता है? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आईएनजी। बिफोर राइटिंग अ लेटर, लेटर लिखने के पहले यू मस्ट नो द प्रॉपर फॉर्मेट, आपको जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो अवश्य पता होना चाहिए। सेकंड देखो, द क्रिमिनल वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द जज, क्रिमिनल को जज के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ के समक्ष पेश किया गया या प्रस्तुत किया गया, दोनों वही सेंस लेके आ रहे हैं। बिफोर का यूज यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह है क्योंकि आगे यहाँ पे बेटा नाउन है। आई विल बी देयर, मैं वहां रहूंगा, बिफोर 9 o'clock, 9 बजे से पहले, तो ये भी प्रेपोजिशन है क्योंकि आगे टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। लीव योर कीज एट रिसेप्शन, चाबी रिसेप्शन पे छोड़ देना। बिफोर डिपार्चर, डिपार्चर अपने आप में नाउन है सर, टाइम दिखाता है। डिपार्चर से पहले मतलब प्रस्थान करने से पहले, ये भी अपने आप में करेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन है। सी केम बिफोर मी, वह आई मुझसे पहले, मुझसे पहले वो आ गए, तो बिफोर के बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, अब ये भी बताया था नाउन या प्रोनाउन, प्रेपोजिशन हो गया, सही है। बिफोर एक्सीडेंट सी वाज अनरफल्ड, अनरफल्ड का मतलब होता है बेटा काम, काम का मतलब शांत, एक्सीडेंट से पहले वह शांत थी, तो बिफोर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, एक्सीडेंट अपने आप में नाउन है। बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे बिफोर के बाद क्या क्या आता है तो बिफोर प्रेपोजिशन बनता है, लिख लो। There is a temple before my house. Tell me, is it right or wrong? क्या वादा करते मियाँ, रॉन्ग कैसे हो गया बाबा? तो कुछ शायरी वायरी सुनाओगे एक आध गो कुछ? तो उस दिन तो तुम बोल रहा था कि आता है, उस दिन तो तुम बोला कि आता है, एक दिन तुम बोल रहा था कि इसको बोल देंगे उसको सुना देंगे, ऐसे करके को तुम कुछ कह रहा था। कौन सुनाएगा? कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, ऐसा कुछ क्या? नहीं ना, कोई नहीं है, का तो शायरी वायरी थोड़ा कुछ सुना भेजे। ये क्या मतलब है, बोल नहीं पाएंगे यार, कौन मार जो है कि कोई भी सब सेम जेंडर वाला है तो टेंशन भी नहीं है, आराम से बोल सकते हैं। आज तेरी कोई नहीं बोल सकता है,
छोड़ो हटाओ, कोई बात नहीं, आते हैं कॉन्सेप्ट पे, पढ़ो तुम लोग, एकदम नस्कट बैच हो गया। आओ बाबा यहां पे देखते हैं बिफोर का यूज गलत है, समझो। बिफोर का यूज गलत इसलिए है क्योंकि बिफोर का यूज फेस टू फेस के सेंस में किया जाता है, एक दूसरे के सामने, चेहरा के सामने, आमने आमने सामने। कहते हैं ना कि अरे हमारा घर में देखियो ना, वो मंदिर वहां ना के सामने, तो थोड़ा टेढ़ा भी रहता है, थोड़ा अलग भी रहता है, तो भी हम कहते हैं कि मंदिर के सामने, एटीएम के सामने, ऐसा कहते हैं ना, मेट्रो स्टेशन के सामने। जरूरी नहीं कि सामने है, लेकिन सामने है, थोड़ा बहुत आगे पीछे दाएं बाएं, तो ऐसे केस में बिफोर नहीं यूज करते। बिफोर जब होता है चेहरा आमने सामने, जैसे मैं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि फेस टू फेस हमारा आमने सामने। तो ऐसे कंडीशन में जब आमने सामने नहीं है, सिर्फ सामने है, तो बिफोर की जगह पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। याद रखिएगा, स्पेशल यूज है, देयर इज अ टेंपल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत सुंदर बात है। Before as a subordinating conjunction। अब सर बिफोर को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में लिखने वाले, जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, जल्दी से मेरे साथ बनाते चलो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहां ये कंजंक्शन है, ये बात समझ आ गया। सबऑर्डिनेटिंग है क्योंकि ये कंडीशनल भी है, ये भी बात समझ में आ गया। समझने की बात क्या क्या, ये देखो, हिंदी मीनिंग के पहले ये भी समझ में आ गया। मैंने कहा बिफोर वाला क्लॉज कौन है बेटा? बिफोर से लेके लास्ट तक। तो कंडीशन भी लगाएगा तो अपने वाले क्लॉज में, दूसरे क्लॉज से कोई लेना देना नहीं है। और कंडीशन सब्जेक्ट पे लगता है कि वर्ब पे लगता है? अरे वर्ब पे लगता है, डोंट डू। इंसान पे नहीं, इंसान के एक्शन पे कंडीशन लगता है, और एक्शन को दिखाता कौन है? वर्ब दिखाता है। तो सर ये एक्शन 2 है और वो एक्शन 1 है, इसको टाइमलाइन पे समझ लो कि मान लीजिए कोई एक्शन हुआ है पास्ट में, ये ए है और ये जेड है, तो ये जो है एक्शन 1 होगा और ये एक्शन 2। 1 का मतलब जो पहले घटा, तो अगर हम पास्ट में देखें तो ये 4 PM पे घटा, और ये जो है 5 PM। ठीक है, करते करते अभी प्रेजेंट टाइम ये 0 आ गया, तो 4 बजे घटा तो फर्स्ट एक्शन, 5 बजे घटा तो सेकंड एक्शन, 1999 में घटा, 2000 में घटा, इस तरीके से मान लेते हैं। तो बात ये समझ में है कि एक्शन 1 और एक्शन 2 हम जान गए कि ये एक्शन फर्स्ट है और ये एक्शन सेकंड है। क्लियर हो गया यहां तक? अब बात क्या आती है कि कंडीशनल कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लगता है, पढ़ाए है ना ऐसा, बाकी प्रेजेंट और पास्ट होगा। यहां पे एक बड़ा कमाल का चीज है फोकस करने का, दैट इज द यूज ऑफ V2। और यहां पे जो फोकस करने का है वो क्या है? हैड प्लस V3। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया। जो पास्ट हो जाता है तो वो तो V2 है, और पास्ट से भी पास्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? मोर पास्ट। और मोर पास्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। क्या मतलब होता है बेटा? और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस V3। व्हाट माय पॉइंट? इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यही कहा जाता है कि बिफोर वाले क्लॉज में V2 लिखते हैं और बिफोर के पहले वाले क्लॉज में क्या लिखते हैं? हैड प्लस। ये एक ट्रिक हो गया। कहीं कहीं ऐसा देखने का, देखो यहां V2 को मैंने गलत नहीं किया है, V2 को क्या लिखा है? वीक एरर। तो कभी कभी V2 का भी यूज किया जा सकता है। बात समझ में आ गई यहां तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना तो पूछो इस स्ट्रक्चर में। आगे बताएंगे। देखो इस दोनों एक्शन के बीच में इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप स्टेशन पहुंचे, ट्रेन पहले चली गई, ट्रेन का टाइम का 4 मान लीजिए 65 ठीक है, 4 हाँ 5:05, तो 4:65 में ट्रेन चली गई और आप कब पहुंचे? तो 4:70 पे, 75 पे। तो मामला गड़बड़ा गया, तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, 10 मिनट, या तो 1-1 मिनट से क्या 10-10 सेकंड से आप ट्रेन देख रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, जा सिमरन जा, जी रहे अपनी जिंदगी, ट्रेन छूट के चला गया। वो भी तो इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन वो बहुत कम था। और आप जब पहुंचे तो 10 मिनट पहले ट्रेन चली गई, लेट हो गया, फंस गए, जाम वाम में फंस गए। तो ये सब कंडीशन आएगा, तो वहां पे हम समझेंगे कि कैसे V2 को यूज करेंगे या नहीं। लेकिन मोस्टली किसका यूज करेंगे? बिफोर के पहले मत समझना, ऐसे समझो, बिफोर वाले क्लॉज में, यानी बिफोर के बाद जो वर्ब आएगा, पहला वर्ब, वो क्या होगा?
V2। और बिफोर के अलावा जो दूसरा वर्ब होगा उसमें क्या होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में बिफोर तो बीच में है, लेकिन बहुत बार ऐसा केस होगा कि बिफोर पहले भी आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखो, एक दो क्वेश्चन लिखवा के लिखो। शी वेंट बिफोर आई हैड कम, शी वेंट बिफोर आई हैड कम। दूसरा लिखो एक एक लाइन छोड़ के, बिफोर आई हैड कम। दूसरा लिखो, लीव योर कीज एट रिसेप्शन कंजंक्शन के रूप में देखा, अब हम इसे एडवर्ब के रूप में देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, बिफोर एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। और इसमें स्ट्रक्चर निकल के आएगा तुम्हें, वो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सप्रेशन ऑफ टाइम प्लस बिफोर, फुल स्टॉप। बिफोर सेंटेंस के लास्ट में होगा और उसके पहले एक्सप्रेशन ऑफ टाइम मैंडेटरी है, कंपलसरी है, देना ही देना होगा, तभी जाके ये बनेगा, नहीं तो नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। बीच में कुछ भी आ सकता है, फोकस करो यहाँ पे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, बीच में कुछ और ऑब्जेक्ट वगैरह हो, फिर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो, और लास्ट में क्या हो, बिफोर हो। अब सवाल उठता है कि बिफोर के यहाँ मीनिंग क्या निकल के आएगा। अभी लोग बहुत सारा बिफोर का मीनिंग देख रखे हैं, यहां पे इसका मीनिंग जो निकल के आता है वो देखो, निर्धारित समय से
पहले ही, मतलब एक सेंस लेके आ रहा है किस चीज का, अर्लियर का सेंस लेके आ रहा है, जो टाइम दिया गया उससे पहले। इसे लिखो फिर समझाते हैं। क्या बतिया रहा था बाहर, कौन सा एकदम इंटरनेशनल टॉपिक चल रहा था लग रहा था, क्या बताओ ना जी। स्टेनोल एग्जाम, था, क्या डिस्कशन हो रहा था, रिसेट प्रैक्टिस। अच्छा, कितना बनाए? अच्छा, इंग्लिश का क्वेश्चन कुछ बना, कॉन्सेप्ट वगैरह, कौन से कॉन्सेप्ट से बना? अच्छा, और हम्म और हम्म 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 नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए। ध्यान नहीं दिए क्या? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। हम्म। इसको लिखिए जरा, फिर समझाते हैं फास्ट। चलिए हो गया, लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, आप इस पॉइंट को लिखने से समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कहना ये चाह रहे हैं कि जब किसी क्लॉज में बिकॉज होगा, सिंस होगा, एज होगा कंजंक्शन के रूप में, तो फिर अगले क्लॉज में हम सिर्फ कॉमा ही प्रीफर करते हैं और किसी भी पैटर्न को, चाहे देयरफॉर हो, हेंस हो, सो हो, सिंस हो, ये नहीं यूज करते हैं। रीजन क्या है कि ये जो सारे के सारे होते हैं बेसिकली ये रीजन बताने के लिए ही यूज होते हैं। क्या बताने के लिए यूज होते हैं? रीजन बताने के लिए। और ये भी सारे के सारे किस चीज के लिए आते हैं? रीजन बताने के लिए। जब एक बार ऑलरेडी रीजन बताने के लिए हमने कंजंक्शन यूज कर रखा है, तो फिर दोबारा कंजंक्शन यूज करने की गुस्ताखी नहीं करेंगे, ये माइंड में सेट रखिएगा। क्लियर हो गया है? ये ध्यान रखिएगा। लिख लिए, एक क्वेश्चन लिखिए जरा, लिखिए, बिकॉज आई हैड बीन इल फॉर 10 days, because I had been ill for 10 days, I had been ill for 10 days, therefore I lost my job. एक और क्वेश्चन लिखिए जरा। The teacher scolded her because she came late. कोई कॉमा नहीं देना है कहीं भी, मैंने कॉमा नहीं बोला इसलिए कॉमा मत दीजिएगा। क्या लिखे? द टीचर स्कॉल्डेड हर बिकॉज शी केम लेट। तीसरा लिखो,
because she came late, because she came late, comma, hence the teacher scolded her. Hence the teacher scolded her. गलत को सही कीजिए। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? यही सेंटेंस है ना, जरा देख लो, तीनों मिला लो, सही है ना लास्ट वाला दोनों? The teacher scolded her because she came late and because she came late hence the teacher scolded her. अब देखो भाई, बात कुछ ऐसी है ना कि सेंटेंस में पहले से बिकॉज आ चुका है, तो बिकॉज आ चुका है तो आगे देयरफॉर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉमा है, यही सही है। दूसरा सेंटेंस में इसको थोड़ा सा रिवर्स किया है मैंने क्या किया है कि यहाँ पे लिखा है द टीचर स्कॉल्डेड हर, तो अपने आप में तो स्टार्टिंग का एक क्लॉज है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन कौन आ गया? बिकॉज आ गया, और फिर आगे शी केम लेट अलग क्लॉज है, तो यहाँ पे कोई कॉमा की जरूरत नहीं है। क्यों कॉमा इसलिए जरूरत पड़ता है कि जब हम कंजंक्शन नहीं यूज करते हैं और दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो हम कॉमा का यूज करते हैं एज अ कंजंक्शन। कॉमा भी अपने आप में क्या होता है? कंजंक्शन ही होता है। बात समझ आ रहा है? तो ये सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हो गया, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, उसी को रिवर्स मैंने किया, बिकॉज शी केम लेट हेंस द टीचर स्कॉल्डेड हर। गलती है ना जी, जब बिकॉज आ चुका है तो दोबारा हेंस लगाने की जरूरत, कॉमा से ही काम चल जाएगा, लिख लीजिए। हो गया, चलो बढ़िया। अब आते हैं, हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, मतलब कंजंक्शन का स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, अब एंड जो चल रहा है मतलब पूरा कंजंक्शन ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो पॉइंट बता रहे हैं कि कंजंक्शन चैप्टर में इस पॉइंट से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब अगर आप कंजंक्शन का रिवीजन करते हो तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट का रिवीजन करेंगे, कह के करेंगे, ठीक है? और वो कंजंक्शन का नाम है इफ, हेडिंग बनाएंगे इफ। दो मीनिंग निकल के आता है इफ का, ठीक है? एक मीनिंग आता है यदि, जब ये कंडीशनल होगा, और एक मीनिंग निकल के आएगा क्या, जब ये इंटेरोगेटिव होगा, जैसे कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं। हम लोगों का फोकस है अभी इस यदि को, तो हम लोग इसे पढ़ेंगे, ये सेंटेंस में मैंने इसे पढ़ा रखा है, फिर स्पीच में पढ़ाएंगे। काहे इतना खुश हो रहा है? करो करो, किस बात पे हंसी आ रहा बताओ, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम भी जाने, जरा हमको भी मन कर रहा है हंसने का। क्या याद आ गया बताओ ना, कौन सा जोक? बैठो, पढ़ने के लिए क्लास, हर समय मजा नहीं, जिस समय मस्ती होता है उस समय ठीक है, लेकिन बार बार मस्ती करेंगे तो पता है क्या है, आप ही का क्लास वैल्यू घट जाएगा।
चलिए ध्यान दीजिए यहां पे जो बताने जा रहे हैं। मैंने कहा कि कंडीशनल है, ठीक है, अच्छी बात है। कंडीशनल है तो क्या क्या बातें यहां पे हमारे सामने आएंगी उसे थोड़ा सा गौर कर लीजिए, ठीक है, जो बताने जा रहा हूं। जो लाइफ है बाबू, सीरियस तो होना पड़ेगा ना एक टाइम पे, हर समय मस्ती नहीं। सबसे पहला कंडीशनल वर्ड है तो जो इफ क्लॉज होगा, क्या मैंने बोला? इफ क्लॉज का मतलब क्या होता है? जो इफ से स्टार्ट होने वाला क्लॉज होगा, ठीक है। उस इफ क्लॉज में कंडीशनल है तो आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं, यस और नो? पास्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं कर सकते हैं? हाँ, यही ध्यान देना है कि फ्यूचर टेंस का यूज इफ क्लॉज में कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे सामने कुछ स्ट्रक्चर्स निकल के आएंगे जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर अब इधर नहीं चल रहा है, ये इसके नीचे चल रहा है, ठीक है। कंजंक्शन में मैं पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे इफ क्लॉज मतलब कि ये काम कैसा कर रहा है, सब। कंडीशनल लिख दिए मतलब कैसा कंजंक्शन? हाँ, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम करेगा, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले सेंटेंस में, अब इस पे ध्यान रखिएगा, आप इसके नीचे लिखेंगे। स्ट्रक्चर जो होता है हमारे सामने, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर इससे निकल के आएगा, स्ट्रक्चर 1, वो क्या है समझो। जरूरी नहीं कि इफ का क्लॉज स्टार्टिंग क्लॉज हो, बाद में भी हो सकता है, लेकिन जनरली एग्जामिनेशन में आपको पहला क्लॉज दिखेगा। 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग क्लॉज होंगे। इफ होगा, सब्जेक्ट होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है भाई साहब। सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 होता है या V1 का सिंगल फॉर्म होता है, यही होता है ना, या फिर इज, एम, आर अकेले होगा, क्योंकि जैसे ही इसमें आईएनजी लगा देंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट नहीं रहेगा। लेकिन एक व्हेन आई से इफ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी मतलब ये प्रेजेंट है, एम अकेले आ गया, ठीक है। यू आर स्टूपिड, तो ये यू आर स्टूपिड अपने आप में प्रेजेंट टेंस हो गया, तो ये अकेले होंगे तो ये भी प्रेजेंट कहे जा सकते हैं। और जरूरत के हिसाब से डू या डज और प्लस V1, मतलब बीच में नॉट आएगा, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। तो ये सारे के सारे बेसिकली सिंपल प्रेजेंट को दिखाते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो, पहले भी पढ़े हैं आप और अभी भी ध्यान रखिएगा इन चीजों को। चलिए एक साथ ले लेते हैं। ये आपको दिखा रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, क्या है भाई साहब? हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट है तो इसके बाद आगे कॉमा आएगा, और कॉमा के बाद फिर से जो नेक्स्ट क्लॉज हमारा बनने वाला, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब इफ वाला क्लॉज तो ये हो गया, और आगे इसके क्या है भाई साहब? नेक्स्ट क्लॉज, क्योंकि कंजंक्शन है तो कम से कम कितने क्लॉज चाहिए? 2 क्लॉजेस चाहिए। और 2 क्लॉजेस में अगला जो होगा वो क्लॉज जो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और ये जो वर्ब होगा ये 2 टेंस में हो सकता है, ठीक है भाई साहब। ये 2 टेंस हो सकता है, या तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा या फिर ये सिंपल फ्यूचर होगा, ये ध्यान रखिएगा। या तो सिंपल प्रेजेंट होगा या क्या होगा? सिंपल फ्यूचर होगा, अकॉर्डिंगली जैसा जरूरत पड़ेगा। लिखो फिर एग्जांपल से समझाते हैं। चलिए जल्दी लिखिए, हो गया। स्ट्रक्चर 1 है और इसके 2 स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी मैं लिखा देता हूं साथ में। स्ट्रक्चर 2 मैं लिख रहा हूं, ठीक है, उधर लिख लिए थे ना, ठीक है। स्ट्रक्चर 2 देखिए, इफ होगा, सब्जेक्ट होगा, V2 होगा। V2 का मतलब सिंपल पास्ट। अच्छा, इसके जगह पे हो सकता है अकेले में was हो, वर हो, या फिर did प्लस V1 हो,
ऐसा कुछ अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि ये बात हो रही है सिंपल पास्ट की। और जब ऐसा कंडीशन है तो अगला जो क्लॉज होता है, नेक्स्ट क्लॉज की अगर बात करते हैं, ये फिक्स स्ट्रक्चर एकदम ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। सब्जेक्ट होगा वुड, कुड, माइट, और इनके साथ हम वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म देते हैं। आगे अदर वर्ड्स हो सकता है जरूरत के हिसाब से। इसको लिखिए, तीसरा स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 याद है क्या? मोर पास्ट। तो अगला क्लॉज होगा सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, माइट, और इनके साथ हैव प्लस V3 लिखिए। हो गया? स्वेटर जैकेट कहाँ है जी तुम्हारा? स्वेटर जैकेट अंदर है ना? ठीक है, ऐसा मत पूरा छाती का बाल नहीं दिखाओ, बोलो कि अंदर पहना है। हो गया? चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखिए। इफ यू कम लेट, मैं लिखते चलता हूं थोड़ा। हो गया यहां तक? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। आइए सर बनाते हैं इसे, ध्यान से देखिएगा। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ यू कम लेट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यदि तुम देर से आते हो या आती हो, आई विल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। सही है या गलत है? फ्यूचर का यूज कर सकते हैं, ठीक। इफ शी कम्स लेट, यदि वो देर से आती है, हर डॉटर स्टार्ट्स क्राइंग, उसकी बेटी जो है चिल्लाना शुरू कर देती है। सही है या गलत है? इधर भी सिंपल प्रेजेंट है और इधर भी सिंपल प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबा। आगे देखो, इफ आई वॉन द प्राइज, यदि मैं प्राइज जीतता, पास्ट में है, V2 का यूज किया गया, तो आगे कोई चीज पास्ट में ही होगा, क्योंकि बात पास्ट में, अगर मैं प्राइज जीता होता तो आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग माई फ्रेंड्स, तो मैं इसे अपने दोस्तों के बीच बांटता।
बांटता मतलब प्रेजेंट में या पास्ट में, तो पास्ट में एक फ्यूचर था तो विल का क्या हो जाएगा। और किसी भी मॉडल के साथ आपको पता है जब भी मॉडल्स होता है तो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ माई वाइफ हैड कंप्लीटेड द हाउस होल्ड चोर्स, मतलब घर के सारे काम समाप्त कर ली होती। ये हैड प्लस V3 है बेटा, ये पास्ट में भी पास्ट है तो संभावना बहुत कम होगा किसी चीज का। तो यदि मेरी पत्नी ने काम समाप्त कर लिया होता तो मैं उसे एक गिफ्ट दिया होता, ऐसी संभावना थी। तो अब बताओ क्या गड़बड़ हो गया सर। यहां पे पहले क्या होगा, विल का वुड हो जाएगा, हैव के साथ क्या आता है V3, तो क्या हो जाएगा आई वुड हैव गिवन हर अ गिफ्ट। बस समझ में आ गया। लास्ट सेंटेंस देखो, हैड यू कम ऑन टाइम आई माइट हैव टोल्ड यू द ट्रूथ। अब ये एक नया चीज समझो, जब भी जो इफ वाला स्ट्रक्चर का जो थर्ड स्ट्रक्चर आपने देखा था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसको बेटा हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, हैड प्लस अब चलो यार सब्जेक्ट प्लस V3। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन में आपको फंसा देगा, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, इन्वर्जन जिसको हम कहते हैं, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 को हम क्या लिख सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। अब जब ये बात समझ में आ गया तो जरा यहां गौर करो, ये हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, कम केम कम, तो ये क्या है V3 है। तो आगे क्या होगा, माइट हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3। तो हैड यू कम ऑन टाइम, यदि तुम टाइम पे आए होते, जबकि ऐसा हुआ नहीं, तो आई माइट हैव टोल्ड यू द ट्रूथ, तो हो सकता कि मैं ऐसी संभावना थी कि तुम्हें क्या करता, सच बताता। तो सेंटेंस में कोई एरर